नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में, इस सेशन में। और उम्मीद करते हैं कि होली फेस्टिवल आप सभी का बहुत शानदार रहा होगा। और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से और बेहतरीन सवालों को, क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। और छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं जो बार बार गलत हो जाते हैं, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप बी की एग्ज़ाम हो या ग्रुप सी की एग्ज़ाम हो, ये एक ऑथेंटिक चैनल है। और रेलवे नॉलेज चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन दबा लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। उम्मीद करते हैं कि आपका होली फेस्टिवल गजब बीता होगा और फिर हम अपनी मेहनत में लग जाते हैं। अब तक हमने कई सीरीज चलाई हैं, धूम सीरीज, धूम मचा देंगे सीरीज, महाकाल सीरीज, जय हिंद सीरीज। सर ये अपने अगले पार्ट में हमारी मेहनत को चार चांद लगाने के लिए अगला पार्ट हिंदुस्तान सीरीज है। सर हिंदुस्तान के वाशिंदे हैं हम, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, तो इसलिए हिंदुस्तान सीरीज पार्ट 1 हम लेके आए हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए। एलडीसी या प्रमोशनल कोटे की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम इस हिंदुस्तान सीरीज में करने वाले हैं। रेलवे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिलेक्शन के कई चांसेस बनते हैं। सिलेक्शन मीन्स हुआ प्रमोशन के चाहे आप प्रमोशनल कोटे के थ्रू ऊपर जाएं या फिर आप एलडीसी कोटे के थ्रू ऊपर जाएं, लेकिन आपके पास चांसेस तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों। 11-12 लाख कैंडिडेट हैं वर्तमान में, आउटसोर्सिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल मिला के और अच्छी खासी वैकेंसियाँ रहती हैं। कई बार कंपटीशन टफ भी रहता है, कई बार नहीं रहता टफ। तो एक प्रकार से सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। और जैसे ही आप प्रमोशन पालें, आप हमसे बिल्कुल संपर्क करें और हमें बताइए कि हमारी क्या योगदान रहा या क्या भूमिका रही आपके साथ मिलकर प्रिपरेशन में। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है तो आप इस नंबर पर 7014682229 पर संपर्क कर सकते हैं। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसेवरेंस। और कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर एक उच्च तबके की, उच्च लेवल की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान सीरीज को। दोस्तों अगर लाइक नहीं किया है शेयर सेशन को तो आप लाइक कर दीजिए। और आगे की बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सीरीज का। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपसे कहना चाह रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे कि Who can exclude any class of railway servant from the application of D&R rules 1968। अब देखिए सबसे मेन मुख्य मुद्दा क्या है कि एक तो D&A रूल्स क्या हैं। D&A रूल्स होते हैं डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, ध्यान रखना। तो रेलवे सर्विस सर्वेंट्स रेल सेवक जो नियम है, एक अनुशासन और अपील नियम, ये 1 अक्टूबर, ध्यान रखना, 1968 को लागू हुए। और ये कुल मिला के कितने रूल्स हैं सर? 31 रूल्स हैं। और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है सर? 7 पार्ट में डिवाइडेड हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो नियम है 1968 के, आवेदन से किसी भी श्रेणी के रेल सेवक को छूट दिए जाने का अधिकारी किसको है। मतलब एक प्रकार से सीधा सीधा आपसे ये कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से अपने एप्लीकेशन पर D&A रूल से एक प्रकार से रिलैक्सेशन कौन दे सकता है? क्या CEO एवं CRB, मतलब जो एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, वो छूट दे सकते हैं? जनरल मैनेजर है, क्या वो छूट दे सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया छूट दे सकते हैं? या AGM जो होते हैं वो छूट दे सकते हैं? तो सर एक प्रकार से सारी जो प्रशासनिक शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से डिसिप्लिन और अपील रूल के लिए आखिरी जो अंतिम जो उपाय होता है वो एक प्रकार से आप मान सकते हैं कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। महाप्रबंधक के पास भी अपनी शक्तियां होती हैं, CRB के पास भी, लेकिन अंतिम जो शक्ति है एक प्रकार से छूट दिए जाने की जो शक्ति है वो किसको है एक प्रकार से? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। वास्तव में D&R रूल्स क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, डिसिप्लिन एंड अपील रूल किसी भी काम को करने के लिए नियमों की जरूरत पड़ती है, नियमों और बाध्यताओं की जरूरत पड़ती है कि रेगुलेटरी उस काम को सही तरीके से कर सके। तो आपको नियमों में रहना बहुत जरूरी है। नियमों में रहने के लिए एक तो 1966 के कंडक्ट रूल्स को याद रखना है और 1968 के इन 31 इन रूल्स को याद रखना है। ये हर एग्जाम में हर पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है।
7 पार्ट हैं। इन पार्टों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन पार्टों में क्या क्या है एक बार फटाफट देख लेते हैं सर। देखो, सबसे पहला जो पार्ट है ना, ये रूल नंबर 1 से 3 को कवर करता है, जिसमें डेफिनेशन है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा। उसके अलावा कई प्रकार की बातें की जाती हैं, जिसके अंदर कौन कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी, अपीलिएट अथॉरिटी कौन होगा, इन सब की बातें की जाती हैं। तो एक प्रकार से ये रूल नंबर 1 से 3 के अंदर है। पार्ट सेकंड जो आ गया, ये सस्पेंशन से रिलेटेड है। इसमें 2 रूल आते हैं, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। ये दोनों रूल जो हैं ये सस्पेंशन से रिलेटेड है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के सस्पेंशन से रिलेटेड रूल जो हुए ये रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। उसके अलावा पार्ट जो 3 है ये पेनल्टीज से रिलेटेड है, रूल नंबर 6 to 8 पेनल्टी से रिलेटेड, बड़ी मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी, यानी बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति, इनसे रिलेटेड रूल नंबर कौन सा है सर, 3, पार्ट नंबर 3 और रूल नंबर 6 से 8, बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति। अब सर रूल नंबर जो पार्ट 4 है ये 9 नंबर से लेकर कहां तक है सर, 16 तक है। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर यानी कैसे बड़ी शास्ति लगाई जाएगी, कैसे छोटी शास्ति लगाई जाएगी, एक प्रकार से पूरा नियमों का उल्लेख है, ये इस पार्ट 4 के अंदर है। पार्ट 5 के अंदर आप अपील करने का आपके पास मुकम्मल पूरा समय होगा, तो 17 to 24 इतने सारे रूल्स के अंदर अपील करने के बारे में बताया गया है कि 45 डेज में अपील कर सकते हो, अपील का समय बढ़ाया जा सकता है या नहीं, कब आप अपील नहीं कर सकते, ये सारी बातें दोस्तों हमें एक प्रकार से इस पार्ट 5 के अंदर की गई हैं। पार्ट 6 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि D&R रूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है या पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। 25 और 25 है, इसमें 2 आते हैं, 25 नंबर रूल और 25A, ये दोनों ही रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट डेफिनेशन, सेकंड पार्ट सस्पेंशन, थर्ड पार्ट शास्तियां या पेनल्टी लगाना, फोर्थ पार्ट अपील करना, फोर्थ पार्ट प्रोसीजर से, फिफ्थ पार्ट अपील से, सिक्स्थ रिव्यू और रिवाइज करना किसी चीज को, ये हमारा सिक्स्थ पार्ट। और आखिरी 7th पार्ट आता है दोस्तों, ये 26 से लेकर 31 तक, जिसमें मिसलेनियस बोला गया है। इसे मिसलेनियस यानी विविध प्रकार की चीजें, राष्ट्रपति से या आखिरी क्षमा याचना मांगना और कई प्रकार की मिसलेनियस बातें, इन्हें हटाना, रिवाइज करना, ये सारी बातें हैं। दोबारा सुन लेना, इसमें तो डेफिनेशन के बारे में, परिभाषाओं के बारे में है कि कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, कौन क्या होगा। ये सर सस्पेंशन से रिलेटेड है, सस्पेंशन के समय की सारी गतिविधियां। ये सर पेनल्टी से रिलेटेड है, जिसमें छोटी शास्ति बड़ी शास्ति सारी आ गई। और ये इस पेनल्टीज का प्रोसीजर है कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर जो आरोपी है, अभियुक्त है, ये अपील करने का अधिकार है उसके पास, ये रिवीजन और रिवाइज का एक रिव्यू करने का अधिकार है, और ये मिसलेनियस आ गया। इन्हीं D&R रूल्स के तहत 14 स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किए जाते हैं। इनकी नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये SF जो हैं, इनकी नंबरिंग अगर आपको याद रहेगी तो बहुत शानदार तरीके से आप यहाँ के क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। और बिल्कुल पूछा जाता है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जिन्हें शॉर्ट में SF बोला जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को शॉर्ट में, स्टैंडर्ड यानी मानक, फॉर्म यानी फॉर्म ही, हिंदी में भी फॉर्म ही लिखते हैं, पत्र बोल सकते हैं आप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 किससे रिलेटेड है, किसी भी कर्मचारी को सस्पेंशन से रिलेटेड है सर। रूल नंबर कौन से में था ये, 4थे और 5वें में, पार्ट 2 में, ठीक है। तो एक प्रकार से ये सस्पेंशन से रिलेटेड। सर SF2 की अगर बात करें तो SF2 क्या कहता है, ये डीम्ड सस्पेंशन बताता है कि अगर 48 आवर्स से ज्यादा अगर आप पुलिस हिरासत में रह गए और जुडिशियल कस्टडी में अगर रह गए, तो इसका मतलब आपको रेलवे जो विभाग है ये सस्पेंशन में मानेगा 48 आवर्स के बाद में। क्यों? क्योंकि हमारी न्यायपालिका ने, अगर आपने नॉर्मल कोई अपराध किया हो तो 48 आवर्स के अंदर आपको बेल मिल जाती है। लेकिन अगर आपने कोई हीनियस क्राइम किया हो, जघन्य अपराध किया हो जिसकी माफीनामा नहीं है, 48 आवर्स के बाद भी आप जेल में रहते हो, इसका मतलब आपने कोई बड़ा क्राइम किया है। अब रेलवे प्रशासन आपके ऊपर एक्शन लेगा और आपको सस्पेंड मानेगा, कब से, 48 आवर्स तक की छूट के बाद में। ये डीम्ड सस्पेंशन होता है, माना गया निलंबन होता है। सर SF3 ये एकमात्र ऐसा फॉर्म होता है जिसपे एम्प्लॉय जो अभियुक्त होता है, आरोपी होता है, वो खुद साइन करता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि सर मैं कमा नहीं रहा, और मैं कमा नहीं रहा तो मुझे जीवन निर्वाह योग्य पैसा तो दो, सबसिस्टेंस अलाउंस बोलते हैं इसे। तो जीवन निर्वाह योग्य पैसे के लिए SF3 मतलब सबसिस्टेंस अलाउंस। सस्पेंशन की अवधि सामान्यतः 3 महीने की होती है।
3 मंथ के अंदर सस्पेंशन को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हायर अथॉरिटी की परमिशन से आप उसको और बढ़ा सकते हो। मुख्यतः अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ब्राइबरी का केस है, तो इस सस्पेंशन के समय को बढ़ाया जा सकता है और 6 महीने तक ले जाया जा सकता है। लेकिन जो सबसिस्टेंस अलाउंस है सर, ये कितना पैसा मिलेगा? ये उसकी एम्प्लॉय की आय का 50% मिलेगा, लेकिन आफ्टर 3 मंथ इसको 75% तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये सर SF4 स्टैंडर्ड फॉर्म। अब किसी को अगर आपने सस्पेंड किया है तो उसको रिवोकेशन भी तो करेंगे, तो सस्पेंशन वाले एम्प्लॉय को वापस ड्यूटी पर लेना, सस्पेंशन वाले एम्प्लॉय को वापस किस पर लेना? वापस ड्यूटी पर लेना। और वापस ड्यूटी पर लेने के लिए कौन से फॉर्म को यूज किया जाता है? फॉर्म नंबर 4 को यूज किया जाता है दोस्तों, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। अब सर पेनल्टी दे देते हैं, तो SF5 के अंदर बड़ी शास्ति मेजर पेनल्टी आ जाती है सर। बड़ी शास्ति कौन सी पेनल्टी आ जाएगी सर? मेजर पेनल्टी आ जाएगी, जिसके अंदर अगर आप किसी पर बड़ी शास्ति लगाते हैं तो 4 फॉर्म भर कर देंगे, 4 अनुलग्न परफॉर्मा एनेक्शर भर के देंगे। अगर छोटी शास्ति माइनर पेनल्टी लगाए चाहे बड़ी पेनल्टी लगाए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, लेकिन 10 डेज का टाइम दिया जाता है अपने प्रेजेंटेशन को प्रतिवेदन के लिए। एक प्रकार से 10 दिन का समय दिया जाता है कि आप कहिए, आपको जो कहना है वो, फिर उसके बाद में हम जांच करवाएंगे। एक SF5 के अंदर कंपलसरी है कि आप जांच जरूर कराओ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारे दंड शामिल होते हैं जो 3 साल से ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कोई भी दंड जैसे वेतन वृद्धि रोकना, प्रमोशन रोकना, अगर 3 इयर्स के अंडर में है तब तो माइनर पेनल्टी मानी जाएगी, लेकिन 3 ईयर से बियॉन्ड चले गए तो फिर मेजर पेनल्टी में आ जाएगा। इसमें 3 पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी? कंपलसरी रिटायरमेंट देना बड़ी शास्ति मानी जाती है, नौकरी से ही चला गया आदमी। रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया, सर्विस से रिमूव करना, ये भी बड़ी शास्ति मानी जाती है। और थर्ड, डिसमिस करना, ये भी बड़ी शास्ति मानी जाती है। डिसमिस और रिमूवल के अंदर फर्क ये होता है कि डिसमिस करने वाला आदमी बाद में फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, लेकिन रिमूव कर दिया वो दोबारा गवर्नमेंट जॉब लग सकता है तैयारी करके। ये फर्क होता है। डिसमिसल और इनमें कोई पेंशन दे नहीं होती है, ध्यान रखना, लेकिन फैमिली पर विचार करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बिल्कुल 1/3 या 2/3 पेंशन दे सकता है। अब सर SF6 क्या होता है? जैसे कर्मचारी ने कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लिए ऑफिस से कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दो, तो अगर उन डॉक्यूमेंट्स के लिए मना किया जाए, तो फिर उस समय ये ध्यान रखना है कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए मना करने के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? 6 नंबर फॉर्म जारी किया जाता है। और अब सर आप मेजर पेनल्टी अगर कभी देते हैं तो इंक्वायरी तो करानी पड़ेगी। अरे इतने बड़े बड़े दंड दे रहे हो, नौकरी से निकाल रहे हो आदमी को, तो क्या इंक्वायरी नहीं कराओगे? क्या आप इंक्वायरी तो कराओ, वरना तो आप पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इंक्वायरी कौन करेगा? तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद भी कर सकता है और किसी दूसरे को जांच अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। अक्सर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फिर आजकल कई ऑप्शन खुले रहते हैं, कैट वगैरह के ये सारे। तो फिर कर्मचारी अगर कोर्ट में चला गया, अगर एम्प्लॉय कोर्ट में चला गया तो फिर समस्या आ जाएगी, और समस्या आ जाएगी तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पर आरोप लग सकते हैं कि इन्होंने दंड दिया, इन्होंने जांच की। तो इसीलिए अक्सर किसी दूसरे को डिनोट करते हैं, और दूसरे को डिनोट करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 7, इसे कहते हैं इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए जो फॉर्म जारी किया जाता है वो SF7 होता है सर, याद रखना। 1 सस्पेंशन, 2 डीम्ड सस्पेंशन, 3 सबसिस्टेंस अलाउंस, 4 रिवोकेशन, 5 मेजर पेनल्टी, 6 डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, 7वां इंक्वायरी करवाएंगे सर। अब देखिए SF8, 7 और 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये सामान्यतः विजिलेंस के मामलों में आता है। प्रस्तुति अधिकारी, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो प्रेजेंट करता है चीजों को कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीजें थी, इसलिए प्रेजेंटेशन के मामले में रेलवे में जो प्रस्तुति अधिकारी है वो SF8 के थ्रू नियुक्त होगा। ठीक है, अब सर आ जाते हैं SF9। कई जगह यहां लिखा हुआ रहेगा हटा दिया गया इसे, लेकिन कंप्लीटली नहीं हटाया गया, कंप्लीटली इसे हटाया नहीं गया है, एलिमिनेट नहीं किया गया है। इसके कुछ चीजों को, सेकंड शो कोज नोटिस था उसको हटा दिया, इसलिए हमने, वास्तव में इसमें प्रोसीजर ही है इंक्वायरी वगैरह का। अब सर SF10 के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, और ये तो आप याद ही कर लेना। CP मैंने लिखा मतलब कॉमन प्रोसीडिंग। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो एक साथ कोई अपराध कर रहे हैं,
जैसे मान लो कुछ लोग मिलकर एक स्टेशन पर अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं और उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई इंजीनियरिंग ब्रांच का व्यक्ति है, कोई कॉमर्शियल का है, कोई ऑपरेटिंग का है, सारे मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं। तो किसी को तो SF5 दे दी, किसी को SF11 दे दी, तो इससे तो वो एम्प्लॉइज में रोष उत्पन्न हो सकता है। और रोष उत्पन्न हो सकता है तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, एक साथ कॉमन प्रोसीडिंग की जाती है। और इसके लिए हमेशा SF कौन सा जारी किया जाएगा, SF10 जारी किया जाएगा, सामान्य कार्यवाही कॉमन प्रोसीडिंग। बोलो क्लियर, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में SF11 आ जाती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। SF11 के अंदर छोटी शास्ति होती है, माइनर पेनल्टी होती है सर, छोटा दंड, छोटी शास्ति, माइनर पेनल्टी हो गई सर, माइनर पेनल्टी। बोलो क्लियर, माइनर पेनल्टी याद रखें SF11। इसमें जांच कराना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट दंड दिया जा सकता है, लेकिन आरोप साबित होने चाहिए। कर्मचारी को हमेशा 3 अपने वो व्यक्ति रख सकता है जो डिफेंस काउंसलर हो सकते हैं उसके। वेलफेयर इंस्पेक्टर को भी डिफेंस काउंसलर बनाया जा सकता है अगर शुरुआत से वो मामले को डील कर रहा है तो SF11 माइनर पेनल्टी, छोटी शास्ति, जैसे पास PTO रोकना, 3 साल के अंदर का कोई दंड देना, ऐसे सारे जो दंड होते हैं वो सारे SF11 के अंदर काउंट होंगे जो छोटी शास्ति से रिलेटेड है। इसमें आप इंक्वायरी नहीं भी कराओ तो चल जाएगा दोस्तों। इसमें SF11C जो है, बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति देना होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सब पार्ट है 11A, 11B, 11C। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम डूब जाएंगे महाराज, याद कर लो इस बात को एक बार ढंग से। तो SF11C जो है, मान लो आपको बड़ी शास्ति दे दी और उसके बाद में ऑफिसर को महसूस हुआ कि नहीं, या अपीलिएट अथॉरिटी ने ऐसा कर दिया, तो बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति देना एक प्रकार से SF11C के अंदर आता है। अब सर SF12 क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 12 ये कहता है कि कुछ विशेष स्पेशल केस, कुछ विशेष मामलों में कार्रवाई कैसे की जाएगी। जैसे न्यायपालिका ने पहले से आपको दंड दे रखा हो तो इंक्वायरी कराने की क्या जरूरत है, राष्ट्रपति ने डायरेक्ट कह दिया हो कि कूटो इसको, तो फिर इंक्वायरी कराने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब स्पेशल केसेज में कार्रवाई कैसे होगी। SF13 गजिटेड और रिटायर्ड पर्सन के लिए राष्ट्रपति से परमिशन मांगने के लिए SF13 जारी किया जाता है, और फिर उन पर कार्रवाई करने के लिए SF कौन सा जारी किया जाता है, 14 जारी किया जाता है दोस्तों। तो ये D&R रूल्स के हमने सारी जानकारी ले ली, 7 पार्ट, 31 रूल, और क्या क्या प्रोसीडिंग होगी, कहां कहां कार्रवाई की जाती है, क्या यूज किया जाता है, सारी बातें कर ली दोस्तों। यहां सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि किसी को छूट देना है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर किसी को फांसी की सजा दे देता है तो भारत के संविधान के आर्टिकल 72 के तहत कौन उसको माफ कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस चीज को माफी दे सकता है। तो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रकार से बियॉन्ड जाकर माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर किसी को कल्प्रिट करार दे दिया, अगर दोषी करार दे दिया और फांसी की सजा दे दी, तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के सामने क्षमा याचना मांगी जा सकती है और राष्ट्रपति माफ भी कर सकता है पूरी सजा को। ये काफी और भी देशों में है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, इनसे पहले जो बाइडेन की सरकार थी, और जो बाइडेन के बेटे के ऊपर इतने गंभीर आरोप थे, लेकिन वो राष्ट्रपति रहते रहते अपने बेटे के सारे आरोप माफ कर गए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, और ये पावर्स हमने अमेरिका से ली हैं, राष्ट्रपति की पावर। तो एक प्रकार से आपसे ये कहा गया कि छूट किसे दी जा कौन दे सकता है, तो राष्ट्रपति छूट दे सकता है। ये हमारा पहला सवाल। हमारी क्लासों की खास बात दोस्तों यही रहती है कि हम डिटेल में जानते हैं, और मामला डिटेल में जानते हैं तो याद भी रहता है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CRB जो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड, वो श्री सतीश कुमार हैं। आप पहली महिला रेलवे बोर्ड चेयरमैन का नाम बताइए जो एग्जाम में बार बार आता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजनल रेलवे मैनेजर कैन डिसाइड कंपैशनेट अपॉइंटमेंट केसेस अप टू हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ या इनवैलिडेशन। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मृत्यु अमान्यता की तारीख से कितने साल पुराने तक के अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में निर्णय लिया जा सकता है। सबसे पहले तो ये सुन लो कि CG अपॉइंटमेंट होता क्या है।
सर सीजी अपॉइंटमेंट होता है कि कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है या मेडिकली कंप्लीटली अनफिट हो गया, वो डिसेबल्ड हो गया, तो उसकी जगह उसके परिवार को नौकरी देना सीजी अपॉइंटमेंट होता है, कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट होता है। सर कौन कौन से ग्रुप की नौकरी दी जा सकती है? तो सर ग्रुप ए और बी को छोड़ दो, ग्रुप सी और डी के अंदर आप अनुकंपा की भर्तियां नियुक्ति दी जा सकती है। सर ग्रुप सी के अंदर तो बहुत सारे लेवल होते हैं, ग्रुप डी में तो लेवल 1 होता है, ग्रुप सी के अंदर लेवल 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, लेवल 7 भी होता है। लेवल 8 कई बार गजिटेड में भी काउंट होता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाले में नॉन गजिटेड भी पोस्टें भी आती हैं लेवल 8 की। तो कुल मिला के सर आप केवल इतना ही ध्यान रखें, ये वाली पोस्ट है ये ग्रुप डी की है सर, ये वाली पोस्ट किसकी है? ग्रुप डी। एक प्रकार से ये वाली पोस्ट आप याद रखें ग्रुप डी की पोस्ट है, और ये सारी पोस्टें सर ग्रुप कौन से की हैं? ग्रुप सी की पोस्ट है सर ये सारी। तो अब एक बात बताइए, अगर बच्चे में काबिलियत है तो फिर उसको कौन सी नौकरी मिलनी चाहिए, डी की या सी की? सी की मिलनी चाहिए। ये कौन तय करेगा कि इनमें से कितने लेवल की? क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग वेतन ज्यादा मिलेगा, एंटाइटलमेंट पास पीटीओ के हर प्रकार की सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, है या नहीं है? तो अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि इनमें से कौन सी नौकरी मिलेगी, तो इसके लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बैठती है सर, वो कमेटी डिसाइड करती है और पेपर लिया जाता है। जो विडो होती है उनका पेपर अगर वो नहीं देने की इच्छुक है तो डायरेक्ट ग्रुप डी में लेवल 1 में नौकरी दे दी जाएगी, जहां और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं देखी जाती है विडो के मामले में। लेकिन अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं तो ग्रुप सी की नौकरी लेना चाहता हूं, तो अगर ग्रुप सी की जॉब चाहिए तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली सर क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। वो कमिटी ये डिसाइड करेगी कि आपको कौन से लेवल की जॉब मिले, और कौन से लेवल की, तो लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान रखना, लेवल 7 की नौकरी देने के लिए स्पेशली किसका अप्रूवल होना चाहिए? जनरल मैनेजर का। अरे जोन के हेड का इतनी ऊंची नौकरी डायरेक्ट अनुकंपा भर्ती पे आप दे रहे हो, तो इसका मतलब जीएम के लिए। लेवल 6 में भी जीएम चाहिए, लेकिन 2 ही केस में, सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में। सेफ्टी एंड किसके मामले में? सिक्योरिटी। कैसे सर? जैसे आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है, ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 6 की नौकरी है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में लेवल 6 की नौकरी में जीएम का अप्रूवल होना जरूरी है। लेकिन लेवल 6 में आप डायरेक्ट किसी को क्लर्क बना रहे हो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो ये सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, तो इसके लिए डीआरएम और सीडब्ल्यूएम भी ये नौकरियां दे सकते हैं। तो कुल मिला के अनुकंपा नियुक्ति में इन सब के लिए डीआरएम और सीडब्ल्यूएम, चीफ वर्कशॉप मैनेजर, ये दोनों ऑथोराइज्ड हैं, एक प्रकार से कंपिटेंट अथॉरिटी हैं। लेवल 6 में भी ये दोनों है, सेफ्टी और सिक्योरिटी को छोड़कर। ध्यान रखना, लेवल 6 का सेफ्टी सिक्योरिटी और लेवल 7 की कोई भी पोस्ट हो, इसके लिए जीएम का पर्सनल अनुमोदन जरूरी है, और जो भी एग्जाम उसकी ली जाए उसमें वो A1 क्लास से पास होना चाहिए कैंडिडेट। और बात सुन लो सर, एग्जाम में अगर फेल हो गया तो सर उस कैंडिडेट को कितने मौके मिलेंगे? 2 मौके। लेकिन विडो है तो मौके कितने मिलेंगे सर? 1 मौका एक्स्ट्रा मिलेगा, और कितने मिलेंगे? 3। एजुकेशन कम से कम 10th क्लास होनी चाहिए, लेकिन विडो के मामले में ये छूट है, बाद में वो एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है, उसको ऐसी जगह जॉब दी जाएगी। एक प्रकार से ये बातें हो गई सर। अब सर अनुकंपा भर्ती के लिए, जैसे कोई पिताजी खत्म हो गए और बच्चा 15 साल का ही है, तो क्या किया जाए? तो अनुकंपा भर्ती के लिए, नियुक्ति के लिए कितने साल तक? 18 साल का बच्चा, इसीलिए तो समय दिया गया है हर चीज के लिए, तो 18 साल का होना जरूरी है। 1 साल की शिथिलता, मतलब 17 साल के व्यक्ति को जॉब कौन दे सकता है सर? जीएम से अप्रूवल से 1 साल पहले नौकरी दी जा सकती है, और 17 से पहले अगर जॉब देनी है, इसका मतलब अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कई बार मान लो बच्चे छोटे हैं, फादर की डेथ हो गई, मदर जॉब नहीं चाहती। अब एक बात बताइए, कई बार ऐसे केस बन जाते हैं कि परिवार का खर्चा पानी नहीं चल रहा हो, तो फिर वो अप्रूवल मांग लेते हैं, एप्लीकेशन लगा देते हैं। बोलो क्लियर? कई बार बच्चे बहुत ही छोटे हैं, मदर जॉब नहीं लेना चाहती, बच्चे ही जॉब लगाना चाहती है, तो तब तक वेट किया जाएगा। इसका मतलब अनुकंपा भर्ती के अंदर इन लोगों के पास कब तक की पावर होती है? तो सर 20 साल पुराने मामले को देखने के लिए 20 ईयर्स तक डीआरएम और सीडब्ल्यूएम के पास पावर होती है। 20 साल तक के मामले के लिए किसके पास पावर होती है? डीआरएम और सीडब्ल्यूएम के पास पावर होती है। दोस्तों बोलो क्लियर है? ये जरूर ध्यान रखें, 20 साल तक, और 25 साल तक की पावर जीएम के पास होती है।
25 ईयर्स तक की पावर किसके पास होती है? जीएम के पास। और 25 साल के बियॉन्ड तो फिर ये राजा है, राजा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव भी लेके चल सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, सारी पावर होती है इनके पास। तो कुल मिला के हमने यहाँ से ये जाना कि कोई भी मामला, जैसे बच्चे छोटे हैं, अब वो तो 15 साल तक वेट किया जाएगा ना, या एकदम बच्चे छोटे हैं 2 साल के ही हैं तो 18 साल के कब होंगे? तो 20 साल तक के लिए पावर किसके पास है? डीआरएम और सीडब्ल्यूएम। 25 साल तक जीएम और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो कह रहा है डीआरएम के पास पावर क्या है? तो सर डीआरएम के पास 20 ईयर्स तक की पावर है, 20 साल तक की। कई मामलों में ये 25 आंसर दिया हुआ आता है, इसको क्रॉस चेक करके जाना कि 25 साल जीएम के लिए है। बोलो क्लियर? कोई डेलीगेशन पावर्स कई बार जीएम डीआरएम को दे दे कि ठीक है तुम देख लेना इन मामलों को, तो देखा जा सकता है, वरना ऑथोराइज्ड जो है कंपिटेंट वो 20 ईयर्स है। अब सर कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया, खो गया, अब सर वो डेथ तो नहीं कह सकते ना अपन उसको, भाई डेथ तो नहीं हुई उसकी। अब परिवार की क्या गलती, परिवार कैसे चलाए? तो रेलवे उन लोगों का भी ध्यान रखता है, और उन लोगों का भी ध्यान रखता है तो 2 साल तक वेट करेगा रेलवे। और रेलवे ये कहता है कि आप एफआईआर जरूर करा दो, और एफआईआर आपने करा दी, और पुलिस की टिप्पणी को देखेगा कि पुलिस ने क्या कहा, विदेश चला गया, कहाँ चला गया, क्या कहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से ये डीआरएम और सीडब्ल्यूएम प्रॉपर अथॉरिटी है, और प्रॉपर अथॉरिटी है और उसके बाद में ये उसे नियुक्ति दे सकते हैं 2 साल बाद। लेकिन अगर वो व्यक्ति बाद में मिल जाता है तो जिसको सीजीए अपॉइंटमेंट दिया है उसको हटा देंगे और पुराने व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाएगा। एक गजब सवाल, मान लो कोई लड़का है ही नहीं किसी के, और जबरदस्ती फर्जी कागज बना के और अनुकंपा नियुक्ति लेना चाह रहा है कि इनकी मैं संतान था, और फर्जी नियुक्ति लेना चाह रहा है। इस बात को वेलफेयर इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया और शिकायत कर दी डीआरएम को, और डीआरएम ने सीजी अपॉइंटमेंट को खारिज कर दिया कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हें नौकरी नहीं देता। तो अब उस व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन है? तो वह जीएम के पास अनुमोदन कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है। किसके पास? जीएम के पास, हायर अथॉरिटी के पास। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्लान हेड। प्लान हेड को बोलते हैं सर योजना शीर्ष। प्लान हेड को क्या बोलते हैं? योजना शीर्ष बोला जाता है। तो प्लान हेड 65 किससे रिलेटेड है? तो सर ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, और बहुत बार एग्जाम में आता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन ही है सर। तो आपसे कह रहा है कि प्लान हेड 65 इज रिलेटेड टू एचआरडी। बिल्कुल सर रिलेटेड है, ये तो वास्तव में इन्होंने सही बोल दिया। अब कह रहा है प्लान हेड 51 इज रिलेटेड टू स्टेशन एमिनिटीज। नहीं सर ये नहीं है, स्टेशन एमिनिटीज के लिए तो प्लान हेड 53 है सर। स्टेशन एमिनिटीज के लिए प्लान हेड कौन सा है सर? 53 है। तो अगला कहना चाह रहा है योजना शीर्ष 65 मानव संसाधन विकास से रिलेटेड है और 51 स्टेशन सुविधाओं से है। नहीं सर, 1 नंबर सही है। तो यहां ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, केवल 1 ही करेक्ट है। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएगा सर। केवल कितने नंबर सही है दोस्तों? केवल 1 नंबर आपका करेक्ट है, 2 नंबर गलत है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लान हेड लिखवा देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट प्लान हेड सारे याद रखना। जैसे मान लो एक तो डबलिंग और गेज परिवर्तन, ये सारे कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड 18 हो गया। फिर उसके बाद में 29 नई लाइनें बिछाना और वो सारी चीजें आ गई। 29, 30, 31 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 30 है आरयूबी और आरओबी, रोड अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज, ठीक है। ये 31 है, ये भी रेलवे ट्रैक्स का रिन्यूअल होता है। 33 एसएनटीसी है, सिग्नल और टेलीकॉम। 35 है सर इलेक्ट्रिकल। 36 है इलेक्ट्रिकल में टीआरडी वगैरह, जो ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है वो, ये टीआरडी वगैरह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41 है ये टीएनपी एमएनपी वर्कशॉप से। 41, 42 टीएनपी एमएनपी, ठीक है, एमएनपी टीएनपी। 51 है ये स्टाफ, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये तो याद ही कर लेना दोस्तों। देखो इसीलिए 51 इससे रिलेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें याद था कि ये स्टाफ वेलफेयर और हाउसिंग से रिलेटेड है, तो स्टाफ का कल्याण स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, तो ये 51 हो गया सर। 53 है वो ये वाला है सर, स्टेशन एमिनिटी, प्लेटफॉर्म पर पानी की सुविधा देना, प्लेटफॉर्म पर और कई प्रकार की व्यवस्थाएं, टॉयलेट्स बनाना, प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए चेयर्स बनाना, वेटिंग हॉल्स की सुविधा अच्छी करना, ये सारा 51 के अंदर 53 के अंदर आ जाता है। फिर सर 64 इंपॉर्टेंट है।
64 किससे रिलेटेड है ये आप बताना, मैं तो 65 बता रहा हूँ। 65 है आपका एचआरडी और ट्रेनिंग से। 72 है स्टोर से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है स्टोर से रिलेटेड। 81 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज से रिलेटेड है क्या। तो ये कुछ योजना शीर्ष हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखें दोस्तों। आप चाहें तो मैं इंपॉर्टेंट लिखवा सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा, वरना तो मैं सारे के सारे ही लिखवा देता आपको। चलो नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे जरूर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, या प्लान एड का अलग से वीडियो ले आएंगे। चलिए सर, अगला कह रहा है इफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर डज नॉट एक्सीड 6 आवर्स, 6 घंटे से ज्यादा आप हेडक्वार्टर से बाहर नहीं रहे, बट लेस देन, बट नोट, ध्यान नोट होना चाहिए, बट लेस देन 3 आवर्स। अगला कह रहा है मोर देन, लेस नहीं आएगा यहाँ, मोर देन 3 आवर्स, एक प्रकार से 3 घंटे से ज्यादा। आपसे कह रहा है मुख्यालय से 6 घंटे से कम लेकिन 3 घंटे से अधिक अनुपस्थिति है तो टीए का कितना % होगा। सबसे पहले तो ये देख लो, 6 घंटे की लक्ष्मण रेखा है और 12 घंटे की लक्ष्मण रेखा है। टीए तभी मिलेगा कि टीए की पहले तो फुल फॉर्म जान लो, टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। कौन सा अलाउंस होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता होता है सर। 6 घंटे से कम अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको 30% टीए मिलेगा। 6 घंटे से कम यात्रा कर रहे हैं तो कितना % मिलेगा? 30% टीए। टीए तभी मिलता है जब आप हेडक्वार्टर से कम कितनी दूर गए हो? 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर गए हो। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर के अंतर तो कंटीजेंट अमाउंट मिलता है। कंटीजेंट यानी कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है सर? कन्वेंस ये होता है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज मिलता है और उसके बाद में आगे के पर किलोमीटर, यहाँ पहले 1 किलोमीटर लिख देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, पहले 1 किलोमीटर, फिर आगे जो पर किलोमीटर है इसके लिए 9 रुपीज मिलेगा सर। ये कंटीजेंट होता है। अब आगे अपन बात करते हैं यहाँ कि इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन ये आता है कि जो टीए है ये 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर आपने हेडक्वार्टर छोड़ा है तो ही टीए बनेगा। अब सर टीए बनेगा कितना? तो 6 घंटे से कम में वापस लौट के आ गए तो 30% बनेगा। 6 घंटे से 12 घंटे के बीच के टाइम इंटरवल के अंदर हो तो सर 70% बनेगा। और 12 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर चला गया और 24 घंटे तक, इसका मतलब अब 100% बनेगा सर। बोलो क्लियर? फिर से चालू हो जाएगा, बोलो। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एग्जैक्ट 12 घंटे पर कितना बनेगा, तो सर एग्जैक्ट 12 घंटे पर 100% ही माना जाता है क्योंकि हमेशा कम नहीं होता है। कई बार एग्जाम में आया एग्जैक्ट 6 घंटे पर ज्यादा वाला माना जाता है 70%। ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना कि मैक्सिमम वाला रखना है। अब सर ये टीए वास्तव में मिलता कितना है? तो सर लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक का टीए वर्तमान में डीए जब से 50% से ऊपर गया है, 2024 में डीए डियरनेस अलाउंस है ये 50% से ऊपर जाते ही भत्ते 25% बढ़ गए थे। तो पहले तो ये 500 रुपए हुआ करता था लेकिन ये 625 रुपए है। सर ये क्या है? ये 100% की वैल्यू है। इन लेवल में आने वाले कर्मचारी का 100% 625 रुपीज माना जाएगा। अगर वो 6 घंटे में आ गए तो उसका 30% निकाल लो, अगर वो 12 घंटे में आए हैं तो 70% निकाल लो, और उससे बियॉन्ड चला गया तो 100%, यानी 625 पूरा जोड़ो। सर इससे ऊपर के कर्मचारी क्या हैं? तो इससे ऊपर लेवल 6 से लेकर लेवल 8 तक के जो कर्मचारी हैं इनका पहले 800 हुआ करता था लेकिन वर्तमान में कितना हो गया सर? 1000 रुपए, फिर हो जाता है 1150 रुपए, फिर अलग अलग रेट है सबकी, तो एक प्रकार से अलग अलग रेट का अलग अलग मिलता है। तो कुल मिला के ये सारी आपको टीए का, ये तो कम से कम पता होना चाहिए, यहाँ का क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जाता है। बोलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है अगला 3 घंटे से ज्यादा नौकरी की है लेकिन 6 घंटे के अंदर लौट के आ गया तो सर कितने % मिलेगा? 30। तो 30% टीए मिलेगा उस आदमी को अपने लेवल के अकॉर्डिंग। इसका ये जो 625 है और ये जो 1000 है ये क्या है सर? ये 100% है। ये कितना है? ये 100%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, सर ये जितने भी पीएमई बोलते हैं इसे, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, जितने भी टेक्निकल पोस्टें होती हैं उनका समय समय पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एएलपी वगैरह की जो पोस्टें होती हैं, आप स्वस्थ हो ही नहीं और ट्रेन चला रहे हो, मरवाओगे, खुद तो मरोगे, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ये वाला काम थोड़ी करना है। तो इसलिए रेलवे इस मामले में जो है ये बहुत सतर्क है, और इस मामले में सतर्क है तो जो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन है फॉर एम्प्लॉइज मोर देन 45 ईयर्स,
एज टू बी हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स, मतलब 45 साल से अधिक की आयु के कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षा प्रत्येक कितने साल में आयोजित की जाती है? तो सबसे पहले तो 45 तक देख लो, अगर आप जवान हो एकदम तो 45 ईयर्स तक 4 साल में एक बार, 4 ईयर्स में वन टाइम, बोलो क्लियर, 4 ईयर्स में वन टाइम एक बार आपका मेडिकल होना जरूरी है ताकि पता लगे कि हाँ ठीक है क्या चल रहा है। और अगर आपकी एज 45 साल से ऊपर चली गई तो 45 साल से 55 साल का ये जो 10 साल का गैप है, अब आप धीरे धीरे बूढ़े होने लग गए हो सर, अब आप धीरे धीरे बूढ़े होने लग गए हो और एज होने लग गई है, तो सर अब 4 साल का वेट नहीं करेगा रेलवे, अब तो जल्दी करना पड़ेगा सर, 2 साल में एक बार चेकअप कराना पड़ेगा, वन टाइम इन 2 ईयर्स, बोलो क्लियर, 2 साल में एक बार चेकअप कराना पड़ेगा। अब सर आप 55 साल के हो गए हो, अब आप एकदम लड़खड़ा कर चलने लग गए हो, और लड़खड़ा कर चलने लग गए तो अब सर और जरूरत है, और जब और जरूरत है तो 55 से 60 साल तक आपका हर साल मेडिकल कराना पड़ेगा, ईच ईयर। सर 60 तक ही क्यों? क्योंकि नौकरी करने की मैक्सिमम सीमा ही कितनी है, 60 साल, वरना जज बन जाते 65 तक रहते। तो एक प्रकार से हमें यहां से ये समझ में आया कि 55 से 60 साल तक ईच ईयर, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ये 3 ही बातें याद रखनी है, जब आप जवान हो तो 4 साल में एक बार चेकिंग होगी, जब आप थोड़े से बुजुर्ग हुए तो 2 साल में एक बार चेकिंग होगी, और जब आप और ज्यादा उम्र के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हो नौकरी में तो फिर आपका हर साल टेस्ट होगा। बोलो क्लियर। तो आपसे कह रहा है कि 45 से ज्यादा आयु, तो कितनी माने, तो हम तो यही मानेंगे सर इसी 45 से ज्यादा वाले में। तो आपसे कह रहा है कि कितने साल में आयोजित की जाती है, तो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। कितने साल में सर? ईच 2 ईयर्स के अंदर ये चीज आयोजित की जाती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेएबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी इज, ड्यूटी के दौरान रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में दे अनुग्रह राशि की न्यूनतम दर क्या है? तो सर ये 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे। कारखाना, एक प्रकार से अगर रेलवे की वजह से आपको कहीं कारखाना वगैरह में काम कर रहे हो और वहां अगर दम घुटने से उस प्रकार से मौत हुई है तो 35 लाख भी चली जाती है, मैक्सिमम 45 लाख भी चली जाती है, लेकिन ऑन ड्यूटी डेथ होने पर जो पेमेंट है ये कितना मिलता है? 25 लाख। कुछ जगह मिनिमम ये पहले हुआ करता था 10 लाख, लेकिन बढ़ते बढ़ते वर्तमान में कितना हो गया? 25 लाख। जरूर याद रखें सर। नेक्स्ट, इन जनरल an employee found unsuitable in last suitability test will be called for fresh suitability test after a gap of how many months या year। सामान्यतः पिछले उपयुक्तता परीक्षण में टेस्ट हुआ था पिछले वाला, उसमें कोई आदमी मतलब पास नहीं हो पाया, तो कितने महीने या साल के अंतराल के बाद नए उपयुक्तता परीक्षण को बुलाया जाना चाहिए? पहली बात तो ये खुद कंफ्यूजिंग वाले हैं। कुछ मामले तो ऐसे हैं जब 6 महीने का टाइमिंग दिया जाता है, और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 1 साल का टाइमिंग दिया जाता है, लेकिन लगभग मामलों में 6 महीने का समय तो आपको अंतराल तो रखना ही पड़ेगा 2 परीक्षाओं के बीच में। जैसे आप ऐसे मान लो कोई टाइपिंग टेस्ट दिया है किसी कर्मचारी ने, आपने तो आज टाइपिंग करा लिया और 15 दिन बाद फिर टाइपिंग करा लिया, तो वो तो आज भी फेल है और 15 दिन बाद भी फेल है। तो इसका मतलब रेलवे ने पूरे नियम लगाए हुए हैं, पूरा अनुमान लगाया हुआ है। क्या अनुमान लगाया? कि जब भी 2 इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां होती हैं उनके बीच में मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। पहले ये कुछ पोस्टों के लिए 1 साल भी है, और वर्तमान में एक आरबीई 2019 का एक आरबीई है, इसको आप देखना, इसमें लिखा हुआ भी है। क्या था आरबीई नंबर? मुझे याद नहीं आ रहा, 2019 में था। एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूं 2019 में क्या था आरबीई का मामला। हाँ, आरबीई 12/2019। देखो ये वाला मामला आप देखना, इसमें कह रखा है कि 3 मंथ में भी करा लो अप्रूवल लेके। कितने मंथ में करा लो सर? 3 मंथ में करवा लो अप्रूवल लेके। तो ये रेलवे बोर्ड के जो ऑर्डर्स निकलते हैं, देखो वर्तमान में रेलवे की सारी चीजें स्टेब्लिशमेंट वगैरह ये एम मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर MSOP 2018 के अंदर चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी चेंजमेंट आए वो किसके अंदर हैं? आरबीई के अंदर। और कौन सी ईयर में वो आरबीई आया वो बाद में लिखा हुआ है। तो 2019 में 3 महीने की चीज को भी कंसिडर कर लिया गया अप्रूवल के साथ, लेकिन वर्तमान में अगर ज्यादा ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अधिक सूटेबल चीज होगी 6 महीने, कुछ पोस्टों के लिए 1 साल है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वेयर बोथ द स्पाउसेज आर रेलवे सर्वेंट्स, अगर दंपति में हस्बैंड वाइफ दोनों ही रेलवे सेवक हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रेलवे पासेज इंडिविजुअली एज पर देयर एंटाइटलमेंट। जब दोनों पति पत्नी हैं, ये रेलवे कर्मचारी हैं, वे अपनी पात्रता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से रेलवे पास के लिए पात्र नहीं हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, कोई मान लो जूनियर इंजीनियर है, कोई एसएससी है, अब इसके पास में तो उसका फैमिली में नाम आ रहा होगा और इसके पास में उसका, डिपेंडेंट तो दोनों ही है, तो आपसे कह रहा है कि वो अपने एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग पात्र नहीं है। क्यों नहीं है सर? नौकरी पाई है अगले ने, क्वार्टर थोड़ी है जो दोनों एक जगह रहने। उसका मन कहीं जाने का कर रहा है, उसका मन कहीं जाने का कर रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये पहले वाला पात्र नहीं है, ये तो गलत है सर। वो दोनों पात्र हैं एक प्रकार से इंडिविजुअली एज पर देयर एंटाइटलमेंट, नॉट एलिजिबल की जगह एलिजिबल आना चाहिए। ठीक है, अगला कहना चाह रहा है जब दोनों पति पत्नी एक ही स्थान पर तैनात है, एक ही स्टेशन पर रह रहे हैं, तो एक जगह रह रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ है तो उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार केवल एक क्वार्टर प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सर सही है, और दूसरे को एचआरए और नहीं मिलेगा। जब दोनों एक ही स्टेशन, अगर दोनों अलग अलग स्टेशन पर तैनात हैं, एक आदमी मान लो यहां रह रहा है और दूसरा आदमी कहीं दूर रह रहा है, अगर दोनों दूर दूर रह रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो दोनों को एचआरए मिलेगा भाई, रहने का पैसा दोनों को लग रहा है। लेकिन एक ही स्टेशन पर है और फिर उसके बाद में अगर उनको क्वार्टर दिया जाएगा तो एक ही क्वार्टर दिया जाएगा, दोनों को नहीं। रिकवरी बन जाएगी, ध्यान रखना, ले रहे हो तो। चलिए दोस्तों, तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, तो यहां हो जाएगा एक प्रकार से ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड सही है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान सीरीज है ये, और हिंदुस्तान में हम एकदम डीप क्वेश्चन निकाल के लाएंगे। यहां कहना चाह रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये तो कैट की बात कर रहा है सर, और कैट की स्थापना वाज इनेक्टेड इन 1982। नहीं सर, ये तो 1985 में आई थी सर कैट, तो 1985 के अंदर कैट की स्थापना हुई थी, और इसके अगले साल क्रिस आ गया था, CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर अगला कह रहा है फीस जो लगती है वो इस कैट के अंदर ये 250 है। नहीं सर, 250 नहीं है, 2 हटा दो, 50 रुपए लगती है, 50 रुपीज। तो अगला कह रहा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत स्थापना की गई प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1982। नहीं सर, 1985 करो इसे। कई बार मुझे क्रिस में ये वाला याद रह जाता है, लेकिन आज याद करेंगे ढंग से कि इसकी तो 1985 में और क्रिस की 1986 में। और फिर कह रहा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 250 रुपए 250 रुपीज का शुल्क भुगतान करना होगा। नहीं सर, 50 रुपीज का। तो एक प्रकार से दोनों ही सही नहीं है, तो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो यहां नीचे वाला ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीदर 1 nor 2 करेक्ट। ना तो एक सही और ना 2 सही, कोई सही नहीं। तो सर याद क्या करना है? याद ये करना है कैट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 1985 में स्थापना हुई। लगभग 19-20 जो स्टेट हैं या वहां पर इनकी ब्रांचें हैं, जहां जहां हाई कोर्ट होगा वहां कैट जरूर होगा। कैट की सुनवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है फैसले को। कैट के अंदर जज बैठते हैं, इनकी मैक्सिमम एज भी पूछी जाती है और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉय में जा सकते हैं। 50 रुपीज की शुल्क लगेगी। 1 साल के अंदर का मामला होना चाहिए। प्रमोशन, ट्रांसफर, प्रशासन से जुड़े हुए किसी मामले की सुनवाई होगी, बाकी किसी मामले की सुनवाई नहीं होगी। एक आखिरी क्वेश्चन और जानते हैं दोस्तों हिंदुस्तान सीरीज में। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, इसे कहते हैं सर NPA। ये डॉक्टरों को मिलता है। जैसे रनिंग कर्मचारियों को 30% एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है, उसी प्रकार से इनको NPA मिलता है। पेबल टू रेलवे डॉक्टर्स, बिल्कुल रेलवे डॉक्टर्स को मिलता है। कितना % ऑफ देयर बेसिक पे? 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो सर 20%। डॉक्टरों को यह कहा जाता है कि महाराज बाहर के पेशेंट मत देखो, रेलवे कर्मचारी इनके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहो, इसीलिए तुम्हें HOER की दृष्टि से एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा है हमने, ताकि आप एनी टाइम 24 घंटे उपस्थिति वाला काम। तुम्हें तनख्वाह चाहिए ना, तुम बाहर जाके कितना कमाओगे? अगर बाहर प्रैक्टिस करोगे तुम और बाहर लोगों को देखोगे तो तुम पैसा कमाओगे। रेल दे रही है ना तुम्हें 20% ज्यादा लो, तुम 20% ज्यादा लो,
लेकिन एनी टाइम अवेलेबल रहो रेलवे कर्मचारियों के लिए। तो इसे कहते हैं एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मतलब प्रैक्टिस मत करो इस चीज के लिए एनपीए मिलता है। 20% मिलता है सर, 25 से कंफ्यूज मत हो जाना, पेंशन में 25% योगदान होता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि एनपीए की मैक्सिमम लिमिट कितनी है। जैसे पेंशन की मैक्सिमम लिमिट होती है, ऐसे ही एनपीए की मैक्सिमम लिमिट है 2,37,500 रुपए सर, 2,37,500 रुपीज ये एनपीए की मैक्सिमम लिमिट है। तो जैसे रनिंग स्टाफ को बेनिफिट है, वैसे ही डॉक्टर्स को भी कई प्रकार का बेनिफिट है दोस्तों। तो दोस्तों ये सेशन में हमने हिंदुस्तान सीरीज में बहुत कुछ जाना है और ये पार्ट 1 था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको गजब समझ में आया होगा और काफ़ी पसंद आपको ये सेशन रहा होगा। अपने स्टेटस पर लगाइए दोस्तों, हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से हमारी क्लासें देख रहे हैं, पहले दिन से क्लासें देख रहे हैं और एक भी क्लास नहीं छोड़ते होंगे। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आज आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा ही डालो, और आप लगा दोगे तो हमें वास्तव में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। एंड करते हैं सीरीज को क्या इस पार्ट को, पार्ट 1 था, ऐसे पार्ट आते रहेंगे दोस्तों और गजब नॉलेज आप तक मिलता रहेगा। अगर आपको वास्तव में हमारी एप्लीकेशन पे जाना है तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल की नीड है तो भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्लास में आपको ये दिखाया था, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करिए दोस्तों, कई बार हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। प्रमोशन लेने का अधिकार होना चाहिए दोस्तों, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, आपका ओहदा बढ़ जाएगा। ग्रुप सी में है तो बी में भागने की कोशिश करो, और अगर सी में नीचे के पदों पर है तो ऊपर के पदों पर आने की कोशिश कर सकते हो। जितना आपका लेवल बढ़ेगा उतना ही आपके परिवार का स्टेटस बढ़ेगा, उतना अच्छा जीवन, मनुष्य जीवन एक बार मिला है, उतना अच्छा जीवन आप लोग जी पाएंगे, आपके बच्चे उतना अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों एंड करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, परिवार का ध्यान रखिए अपने का, महिलाओं और बच्चों का सम्मान करिए, उनका ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।